नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्योंकि कल है एक नई सीरीज़ की शुरुआत और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मंथली सीरीज़ चल रही है और मंथली सीरीज़ चल रही है तो कल एक इम्पॉर्टेंट डे हो सकता है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल मार्केट में डाउ तो कह सकते हैं हरे निशान में बंद हुआ था, बट नैस्डैक की अगर हम बात करें वो लाल निशान में बंद हुआ था, करीब 2% गिर के यहाँ पे बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट में, तो थोड़ा सा हम उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने देखे ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो विक्स है वो 18 के आसपास है। ग्लोबल विक्स यानी S&P 500 विक्स की बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्लस अगर हम अपने इंडियन विक्स की भी बात करें तो इंडियन विक्स भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब 14 के आसपास ही है, 13 साढ़े 13 के आसपास यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ग्लोबल इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स हरे निशान में बंद हुआ था, बट नैस्डैक 300 पॉइंट गिर के बंद हुआ 2%, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे शॉकिंग है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट फ्यूचर्स जो होता है वो गैप डाउन होने के बाद रिकवर हो चुके थे। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अब चलते हैं अपने मार्केट पे अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है। अगर हम 25 अप्रैल की निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से देखें तो मेजर इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 22,500। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए। इसके बाद जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो है 22,300 के ऊपर निकलेंगे तो हमारे पास 200 पॉइंट की जगह रहेगी। सपोर्ट के तौर पे जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो होगा 22,000 का। ठीक है, जब तक 22,000 के नीचे क्लोज नहीं हो रहे तब तक मार्केट 22,000 को सपोर्ट लेता रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। गैप डाउन खुल गए तो अलग बात है, बट अगर ऊपर से सेलिंग आएगी तो मार्केट 22,000 को सपोर्ट करता रहेगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो निफ्टी के चार्ट पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे वही सेम पैटर्न अपना, अगर हम ये गैप अप खुला था इलेक्शन के बाद और अगर हम यहाँ से चलते हैं तो इस तरीके से आप चाहें इस लो को मार्क कर लो। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक तो किया था, फिर नेक्स्ट डे गैप डाउन की खुलने की वजह से हम पूरे रिकवर होके ऑलमोस्ट इसी रेजिस्ट जो सपोर्ट एरिया है उसके पास आके यहाँ पे क्लोज हमने दिया है। तो कुछ ज़्यादा इंडिकेशन हमें इस लेवल पे नहीं मिलेगा, बट अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम देखें तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 22,000 का ही है। 22,000 के नीचे होंगे तो हम नेगेटिव हैं, 22,000 के ऊपर रहेंगे तो हम थोड़े से पॉजिटिव टू साइडवेज हो सकते हैं। ये निफ्टी की एनालिसिस है, इतना ध्यान रखिएगा। बट एक चीज़ ये समझ के चलिएगा कि 22,000 ये इजीली ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्टेड एरिया है ये। इजीली इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो कोई भी सेलिंग अगर नीचे की तरफ बढ़ती है तो आपको 21,900 के आसपास ये जाता हुआ दिखाई देगा। 21,900 और 850 के बीच में ये सपोर्ट ले सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी कह सकते हैं काफ़ी हद तक चला हुआ इंडेक्स है और बैंक निफ्टी थोड़े से इंडिकेशन बिल्कुल सही दे रहा है। क्योंकि अगर हम यहाँ से अपना वही ये हमारा लो बना था, इस लो से अगर हम इस तरीके से ठीक है, ये हमारा लो बना था तो ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है, तो इसने सेम जो हमारा फ्राइडे का लो था वो ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास का था, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है और ऊपर की तरफ आप चाहो तो ऊपर की तरफ अपना ये पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी भी बैंक निफ्टी इस पैटर्न को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नीचे सपोर्ट लिया है इसने। अब ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, बट कल करेगा नहीं करेगा ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता बैंक निफ्टी, यानी 47,800 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक यहाँ पे कोई फर्दर पॉजिटिविटी आएगी थोड़े से चांसेस कम दिख रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए जो होगा वो 48,123 का होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 48,000 से लेके 48,100 का। बट कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे 47,800 900 के जोन में भी रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव सेटअप बनता है तो आप को दोबारा से ये अराउंड 47,150 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कल के लिए यही है कि अगर 47,800 900 के आसपास अगर ये मिल जाए तो वहाँ पे हम एक बार सेल करके काम कर सकते हैं नीचे की तरफ। ये
टारगेट दे सकता है अराउंड 47,300 तक के, या फिर अगर कोई मेजर गैप डाउन खुल जाता है 47,000 के आसपास का, तो वहाँ से थोड़ी बहुत और रिकवरी करने की कोशिश ये कर सकता है। बट जो इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है वो इसके पास काफ़ी दूर है, वो है 46,700 टू 46,500 का, ये ध्यान में रखिएगा। तो बीच में ये कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, सपोर्ट की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, और कह सकते हैं फॉलोअप में सेलिंग भी दिखा सकता है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो ये कल की एनालिसिस है जो आपको हेल्प कर सकती है। बट मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब उनको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, कब इसको सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए। तो देखो, मेरा सिंपल सा रूल है कि मैं बाइंग और सेलिंग किस तरीके से प्लान करता हूँ, उसका सिंपल सा रूल है। जैसे कि अगर आप देखोगे, मान लीजिए मैं ये सारी ट्रेंड लाइन बीच की हटा देता हूँ, ठीक है, ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने हटा दी। अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? जाहिर सी बात है, ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे जो अप साइड पे जा रही है और ट्रेंड को होल्ड कर रही है, तो ये क्या है? ये मेरे लिए एक सपोर्ट का एरिया है। तो मैं यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा बाइंग के बारे में सोचूंगा। ठीक है ना? यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग सेटअप ढूंढूंगा, यानी मार्केट 1 मिनट का हाई बनाता है, अगर लो को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा इसको क्लियरली ऊपर मूव करने के लिए। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर ये सपोर्ट बन रहा है तो हो सकता है ये ट्रेंड भी बना दे, यानी 5 मिनट के हाई के ऊपर सस्टेन करके ये पॉजिटिव साइड का ट्रेंड भी बना सकता है। तो ये चीज़ है। सेम चीज़ जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे मैं बाइंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, यहाँ पे मैं सेलिंग सेटअप के बारे में ज़्यादा ढूंढूंगा, और वो सेलिंग सेटअप अगर मेरे को मिलता है इंट्राडे में तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करूँगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे मार्केट खुला तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या ढूंढें, सेलिंग ढूंढें या बाइंग ढूंढें? देखो, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आपको बाइंग सेटअप पे ज़्यादा फोकस करना है, सेलिंग सेटअप पे कम करना है। क्यों? क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, सेम चीज़, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकते हैं, वो कोई भी मूविंग एवरेज हो सकता है, वो हो सकता है कि आपका कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर हो सकता है, आपका उसका सेलिंग सपोर्ट या बाइंग सपोर्ट हो सकता है। तो उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशन को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो। आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड भी लगा सकते हो कि बॉलिंजर बैंड के अगर अपर हैंड पे चला जाता है तो वहाँ पे आप सेलिंग के बारे में सोचिए, लोअर हैंड पे आता है तो आप बाइंग के बारे में सोचिए। तो आपको इस तरीके से हमें एनालिसिस को यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है जब मार्केट बीच में ट्रेड करते हैं। तो बीच में क्या होता है कि बीच में मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या फिर थोड़ा-सा वॉलेटाइल रहेगा। तो आपको थोड़ा-सा इन्हीं चीज़ पे फ़ोकस करना है कि बीच में कोई भी आप एग्रेसिव पोज़ीशन खुलते ही ना बनाओ। थोड़ा-सा वेट करो, जब आपको मार्केट समझ में आने लगे तब आप वो पोज़ीशन बनाओ। तो उस तरीके से आपको हेल्प मिलती है सीधी-सीधी सी अपनी डायरेक्शन पकड़ने के लिए। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया, ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? उसके आस-पास आप डायरेक्टली आप अपना सेलिंग सेटअप ढूँढो, बन रहा है, डेफ़िनिटली सेल करो, आपको एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। सपोर्ट एरिया के पास आ रहा है मार्केट, वहाँ पे आपका कोई भी बाइंग सेटअप बन रहा है, डेफ़िनिटली बाय करो, वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफ़िट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ अपनी ट्रेड को, क्योंकि ये ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी दिन बाद मिलती हैं, ठीक है ना? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आस-पास जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मार्केट 15-20 दिन 1 महीने बाद जाता है, तो वो ट्रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर 2-3 दिन आपको सही ट्रेड मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी अब आपको वॉलेटिलिटी और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इलेक्शन मंथ चल रहा है और मई में ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो सकती है, तो थोड़े से ट्रेंडिंग मूव ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपको उनको थोड़ा सा फोकस करना है और कैप्चर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।